वेलकम वेलकम बैक टू स्टडी विजिट। क्या आपने भी जो है कि आईएएस बनने का सपना देखा है या किसी भी ग्रुप ए सर्विसेज में जाने चाहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है? नहीं ना? और अगर पता है तो भी इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूजन्स होते हैं जो कि मैं आप या किसी के भी दिमाग में आ सकते हैं इस एग्जामिनेशन को लेकर के। एलिजिबिलिटी के बारे में सारे लोग मिनिमम यही जानते हैं कि भाई ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट हो जाता है, जो खास करके जो अभी बच्चे हैं जिन्होंने अभी जस्ट 10th को पास किया है या 12th को पास किया है, उनके लिए तो बहुत बड़ा जो है कि ये मतलब एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है कि इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन होना कि यूपीएससी क्रैक करने के लिए या आईएएस बनने के लिए, आईपीएस बनने के लिए क्या करना पड़ेगा और इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी। क्या मैं 12th के बाद डायरेक्ट आईएएस की तैयारी कर सकता हूँ? क्या मैं 12th के बाद फॉर्म भर सकता हूँ? क्या उसके लिए ग्रेजुएशन करना होगा? या अगर ग्रेजुएशन में भी क्या परसेंटेज भी इंपॉर्टेंट होता है, या 10th में भी परसेंटेज इंपॉर्टेंट होता है? 10th में हमारा कितना परसेंट आया था, 12th में हमारा कितना परसेंट आया, ग्रेजुएशन में इतना परसेंटेज आना चाहिए, ग्रेजुएशन में किसी खास तरह का सब्जेक्ट होना चाहिए? क्या ये सारे भी बाउंडेशंस होते हैं यूपीएससी के एग्जामिनेशन में? तो आज हम इसी वीडियो के ऊपर पे बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी जो है कि यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो और अगर आपके मन में वाकई में अगर सपना आपने देख रखा और जिसके लिए आप मेहनत करने को तैयार हो कि मतलब मेरे को फ्यूचर में आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, तो उसके लिए ये वीडियो आपके लिए सबसे बेस्ट है। एंड इसी के रिगार्डिंग फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे बहुत सारे और भी वीडियोस आते रहते हैं, सो आप हमारे चैनल पे रेगुलर बने रहना इसके रिगार्डिंग। यदि आपको और भी जानकारी जैसे सिलेबस या फिर तैयारी के बारे में वीडियो लेक्चर्स वगैरह जानना है तो हमारे चैनल पे सारे सब कुछ आएंगे, तो चैनल पे भी बने रहिएगा। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए हम लोग जो है कि डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं कि आईएएस बनने के लिए जो है कि आपको क्या करना पड़ता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो सबसे पहला डाउट होता है स्टूडेंट्स के मन में कि 12th के बाद क्या मैं तैयारी कर सकता हूँ? यस, ऑफ कोर्स 12th के बाद आप तैयारी कर सकते हो, लेकिन 12th के बाद आप एलिजिबल नहीं हो, फॉर्म नहीं भर सकते हो। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो 12th के बाद से ही तैयारी में लग जाते हैं, लगातार जो है कि 3 साल 4 साल, और उसके बाद जैसे उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया वो जो है कि तुरंत जो है कि फॉर्म फिल करके एग्जामिनेशन दे देते हैं। तो ये भी कुछ हद तक अच्छा है, बट इस बारे में मैं कहूँगा कि आप अपनी स्कूल लाइफ को मिस कर देते हो इसमें। सो ऐसी गलती ना करें कि 12th के बाद डायरेक्ट आप जो है कि यूपीएससी की तैयारी कर लें। बेस्ट है, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन डिपेंड करता है कि आप अपने ग्रेजुएशन पीरियड को जो है कि अच्छे से एंजॉय करो और ग्रेजुएशन में जो है कि अपने आप को बिल्ड करो यूपीएससी के बाद। अलग से जो है कि यूपीएससी के लिए मत पड़ जाओ अभी 12th के जस्ट बाद। हाँ, ये आप कर सकते हो कि ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में अगर आप चाहो तो जो है कि लास्ट ईयर से या सेकेंड लास्ट ईयर से जो है कि आप शुरू कर सकते हो तैयारी के विषय में, वो अलग बात है। तो फ्रेंड्स, अगर इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इसके लिए मिनिमम आपको जो है कि किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं होता है फ्रेंड्स कि आपको परसेंटेज कितना आया ग्रेजुएशन में या सब्जेक्ट क्या था। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये डाउट होता है कि क्या मैं जो है कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से अगर मैंने किया है तो क्या मैं यूपीएससी के लिए एलिजिबल हूँ? बिल्कुल। अगर आपने जिस कॉलेज से, जिस यूनिवर्सिटी से किया, अगर वो मान्यता प्राप्त है तो जो है कि आप एलिजिबल हो इसके लिए। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ग्रेजुएशन चाहे किसी भी सब्जेक्ट्स का हो। कई बार स्टूडेंट के मन में ये डाउट हो जाता है कि मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैं क्या आर्ट्स या ह्यूमैनिटी का मैंने पढ़ा नहीं है, तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ? यस, आप भी भर सकते हो। या बहुत सारे के मन में हो जाता है कि मेरे तो 10th में बहुत कम नंबर आए थे, 12th में बहुत कम नंबर आए थे, क्या फिर भी मैं एलिजिबल हूँ? बिल्कुल। आप अगर आपको 10th में या 12th में अगर 33% भी मार्क्स आया है तो आप तो भी एलिजिबल हो। सो इस मतलब चीज़ को अपने दिमाग से पूरी तरह से निकाल दो कि मतलब मैं एलिजिबल नहीं हूँ। हर वो कैंडिडेट एलिजिबल है जिसने जो है कि ग्रेजुएशन पास किया है, और या फिर ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है तो भी वो एलिजिबल कहलाएंगे। बेशक आपका चाहे मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, या किसी भी बैकग्राउंड से आपने किया हो। सो फर्स्ट बात ये तो क्लियर हो गया कि इसके लिए ना परसेंटेज चाहिए ना ही कुछ और चाहिए। एंड अब अगर हम दूसरी बात करें कि इसकी एज एलिजिबिलिटी मतलब एज क्राइटेरिया क्या होता है, बहुत बार स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन भी होता है कि मेरा एज धड़ाधड़ निकलते जा रहा है, अब मैं क्या करूँ? मेरे तो 25 साल हो गए और 25 साल मैंने बीटेक में ही गुजार दिए, 25 साल मैंने एमबीबीएस करने में ही गुजार दिए, क्योंकि जैसे कि आपको पता है बीटेक 4 साल का होता है, एमबीबीएस 5 साल 6 साल लग ही जाते हैं लगभग उसको पूरा डिग्री वगैरह लेने में। या आर्किटेक्चर की बात कर लो, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, तो उसमें भी 5 साढ़े 5 साल लग जाते हैं। तो उतने में तो बच्चों का कई बार क्या होता है कि 23 साल 24 साल भी हो जाता है। तो कोई बात नहीं है, आपको चाहे जितने जो भी एज है आप किसी भी एज में आप तैयारी कर सकते हो, बशर्ते अगर वो एलिजिबिलिटी मतलब एज क्राइटेरिया के अंदर में आता है तो। जैसे कि अगर मैं लास्ट मतलब मैं अगर आपको बताऊं कि लगभग आई थिंक 2017 के बैच की जो टॉपर थी 17 या 18 की, अनु कुमारी,
उन्होंने तो जो है कि 30 साल की एज में मतलब तैयारी शुरू किया था और उन्होंने यूपीएससी को क्रैक किया था। तो ये मत सोचो आप कि मेरी एज अभी कितनी, हाँ बस एज क्राइटेरिया आपके साथ मैच करना चाहिए। और वो एज क्राइटेरिया क्या है, तो उसके विषय में भी हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ मिनिमम एज एलिजिबिलिटी की, तो मिनिमम अगर आपका एज 21 ईयर्स है और आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया या ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में है, तो आप एलिजिबल हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए। एंड अगर मैक्सिमम की बात करूँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 3-4 कैटेगरीज में आ जाते हैं मैक्सिमम एज लिमिट की। जैसे अगर इन जनरल में बात करूँ, जो जनरल कैंडिडेट के लिए एज एलिजिबिलिटी होती है वो होती है मैक्सिमम 32 ईयर्स की होती है। हालांकि ये चर्चा चल रहा है कि एज एलिजिबिलिटी को कुछ कम किया जाए, जैसे कि 28 ईयर्स, बट इसके विषय में भी कोई डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं है लोगों के पास, तो इस पर चर्चा करना व्यर्थ होगा। करंटली जो है कि 32 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है जनरल कैंडिडेट के लिए। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट से आते हो तो आपको 3 साल का रिबेट मिलता है उसमें, यानी कि 32 प्लस जो है कि आपको 3 यानी कि 35 ईयर्स एज तक जो है कि ओबीसी कैंडिडेट इस एग्जामिनेशन फॉर्म को भर सकते हैं और इसको क्वालिफाई करने के लिए एलिजिबल हैं। और अगर बात करें हम SC ST कैंडिडेट की, तो फ्रेंड्स SC ST कैंडिडेट के लिए जो है कि 5 साल का रिबेट दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, यानी कि वो जो है कि 32 + 5 यानी कि 37 ईयर्स तक जो है कि वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके बाद एक और क्राइटेरिया आता है फ्रेंड्स, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्स सर्विसमैन, यानी कि जो ग्रुप ए सर्विस में ऑलरेडी पहले से हैं, या फिर वैसे कोई भी मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर्वेंट जो कि सर्विस में रह चुके हैं और वो हैंडीकैप्ड हो चुके हैं, उनके लिए 40 ईयर्स का एज लिमिट रखा गया है, मैक्सिमम एज लिमिट। एंड अगर आप पीसीएस की बात करो तो बहुत सारे स्टेट्स में पीसीएस के लिए जो है कि एज लिमिट बहुत ज़्यादा होती है, तो जिसके बारे में हम लोग अलग वीडियो में बात करेंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ सिविल सर्विसेज की बात करते हैं हम लोग। तो ये तो हो गई सिर्फ एज एलिजिबिलिटी की। अब अगर हम इसके बाद बात करें कि अगर मैंने जैसे कि मान के चलो आपने अगर अपने ग्रेजुएशन में जो है कि इंजीनियरिंग रखा था या मेडिकल रखा था, तो क्या यूपीएससी के एग्जामिनेशन में जो है कि जैसे आपको पता होगा कि एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, तो क्या ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए जो है कि कंपलसरी है कि मैंने जो ग्रेजुएशन में पढ़ाई किया था उसी सब्जेक्ट को मुझे जो है कि ऑप्शनल में रखना है? तो इस बारे में मैं कहा दूँ ये कोई कंपलसरी नहीं, आप कोई भी सब्जेक्ट को ग्रेजुएशन मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए चूज कर सकते हो। और अगर आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या होता है ये नहीं पता है, तो हमारा दूसरा वीडियो आप वीडियो सेक्शन में जा करके देख सकते हैं, बट मैं एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दूँ। ऑप्शनल सब्जेक्ट फ्रेंड 500 नंबर का होता है, 2 पेपर होते हैं 250 नंबर के। एंड ये आप जो है कि उसका एक लिस्ट होता है और उस लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं उसमें से आप किसी भी सब्जेक्ट को ले सकते हो, और इस बात से बिल्कुल नहीं फ़र्क पड़ता है कि आपने ग्रेजुएशन में वो पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। तो ये तो बात होगी एलिजिबिलिटी की। एंड फ्रेंड्स एक और बात मैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि केवल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर में आ जाने का ये मतलब नहीं कि आप एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई हो, मतलब एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे आपको सर्विसेज में मिल जाएगी। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपका बैकग्राउंड जो है कि एकदम पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड आपका या आपके फैमिली का नहीं होना चाहिए, उसके बाद ही जो है कि आप मतलब क्वालिफाई हो सकते हो। जैसे कि बहुत सारे लोगों के क्या होता है कि अगर आपने प्रीलिम्स की, मेंस की और इंटरव्यू पास कर लिया, लेकिन अगर बैकग्राउंड में अगर आपके लिए मतलब किसी भी तरह का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है या फैमिली में किसी का है, तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। सो इन सारी चीज़ों की ध्यान रखें। दूसरी क्या एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है जो कि इस वीडियो में मैं बोलना चाहूँगा, जो कि आपको शायद ही किसी और वीडियो में मिलेगा, वो ये फ्रेंड्स कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो सोशल साइट्स अगर आप यूज़ करते हो तैयारी के दौरान, तो उस पर आपको बहुत ही सावधानीपूर्वक कदम रखना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि भावनाओं में बह करके बच्चे जो है कि सोशल साइट्स पे जो है कि कई सारे पॉलिटिकल मैसेजेस या फिर बहुत सारे ऐसे जो है कि मतलब दे देते हैं जो कि उन्हें नहीं देना चाहिए। सो इन चीज़ों का ध्यान रखो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब पुलिस वेरिफिकेशन होता है तो उस दौरान जो है कि आपको आपके सोशल साइट्स के भी मतलब कंटेंट्स को चेक किया जाता है कि आपका किस तरह का जो है कि शुरुआत से रहा है एटीट्यूड। तो फ्रेंड्स ये रही बात एलिजिबिलिटी की। एंड मैं अपने अगले वीडियो में फ्रेंड्स बात करूँगा स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग की, जिसमें कि यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, क्या प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए, क्या बुक लिस्ट फॉलो करना चाहिए, एंड और भी बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, जिसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे लगातार बने रहें। एंड यूपीएससी से रिगार्डिंग आपको जो है कि कई तरह के लेक्चर्स भी इस पर अवेलेबल होंगे। एंड सो उसके लिए फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है फ्रेंड्स, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जो है कि कमेंट करके मेरे को डाउट भी बता सकते हैं, जो मैं अगले वीडियो में श्योर डिस्कस करूँगा। और या फिर आपको किसी तरह का कोई सुझाव है, सजेशन है, तो वो भी आप दे सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। एंड बने रहिए हमारे साथ। गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन।
थैंक यू फ्रेंड्स।